प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे। आज भौतिक भूगोल के बारे में जलमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। जलमंडल में महासागरीय निक्षेप के बारे में बताएंगे। महासागरों के तल पर पाए जाने वाले अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। समुद्र का नितल जैविक एवं अजैविक स्रोतों से प्राप्त अवसादों की सैकड़ों हजारों मीटर मोटी परत से ढका हुआ है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत उन्हीं अवसादों का अध्ययन किया जाता है जो असंगठित पदार्थों से बने होते हैं तथा सेल के रूप में नहीं होते। महासागरीय निक्षेप कई प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। महासागरीय निक्षेपों का बहुत बड़ा भाग स्थल खंडों से प्राप्त होता है। धरातलीय भागों के अपरदन से प्राप्त अवसाद नदियों, पवन, हिमानी तथा लहर क्रियाओं द्वारा सागरों में लाए जाते हैं। महासागरीय निक्षेप का कुछ भाग समुद्री जीवों व वनस्पतियों के अवशेषों से प्राप्त होता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थ भी महासागरीय निक्षेपों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार महासागरीय निक्षेपों के अध्ययन में अवसादों के प्राप्ति स्थल, उनके स्वभाव, महासागरों में उनके परिवहन व उनमें क्षैतिज व लंबवत वितरण को ध्यान में रखा जाता है। महासागरों निक्षेपों के स्रोत एवं वर्गीकरण। सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स। महासागरीय निक्षेपों के अवसाद कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला स्थलजात या भूमिज निक्षेप, सेकंड ज्वालामुखी निक्षेप, तीसरा जैविक पदार्थों का निक्षेप, फोर्थ अजैविक पदार्थों का निक्षेप। पहला है स्थलजात एवं भूमिज निक्षेप। स्थलखंड पर पाए जाने वाले सेलों में अपक्षय की क्रिया के कारण विघटन एवं वियोजन होता है, जिस कारण चट्टानें बारीक से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। इन्हें भूमिज पदार्थ भी कहते हैं। अपरदन के कारण मुख्यतः नदी एवं पवन इन असंगठित पदार्थों का परिवहन करके महासागर में जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। भूमिज पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होने के कारण सागरों में इनके निक्षेपण में श्रेणीकरण पाया जाता है। सेलों के बड़े बड़े आकार के पदार्थ तटों के पास जमा होते हैं, जबकि सागर की ओर इनका आकार घटता जाता है। अधिक दूरी पर यह पदार्थ सागरीय जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। इनके आकार, बनावट व रासायनिक संगठन के आधार पर इन भूमिज पदार्थों को बजरी, रेत व पंख 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बजरी। इनके कणों के आकार में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। आकार के बड़े होने के कारण इन पदार्थों का जमाव सागर तट के समीप मग्न तटों पर होता है। ये पदार्थ नदियों द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं। रेत 1 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर व्यास कणों व्यास वाले को रेत कहा जाता है। कणों के आधार पर रेत के 5 प्रकार होते हैं। पहला अत्यधिक मोटी रेत, दूसरा मोटी रेत, तीसरा मध्यम रेत, फोर्थ बारीक रेत, फिफ्थ अत्यधिक बारीक रेत। रेत का निर्माण भी धरातलीय चट्टानों के विघटन एवं विखंडन से प्राप्त पदार्थों से होता है, जिसे नदियां एवं पवन सागरों में जमा कर देती है। सागरों में स्थित गोलाश्म, कुटिका आदि में विघटन से भी रेत का निर्माण होता है। सागरीय तली में रेत के जमाव में तट में सागर की ओर रेत के कणों का आकार बारीक होता जाता है। सिल्ट, मृत्तिका तथा पंख। पंख के कण मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। इन पदार्थों का निर्माण स्थल भाग पर चट्टानों के विघटन से होता है तथा नदियां एवं पवनें इनका परिवहन करके सागरों में निक्षेपित करती है। मृत्तिका एवं पंख का जमाव प्राय शांत सागरों में 200 से 2000 मीटर की गहराई वाली सागरीय तली में पाया जाता है। मरेमोदे ने पंख को रंग के आधार पर 3 प्रकार में विभक्त किया है। पहला है नीली पंख। इस पंख का निर्माण
लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों वाली सेलों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से होता है। इस प्रकार के पंख में 25% स्फटिक के कण और 60% चिका मिट्टी पाई जाती है। महाद्वीपों के निकटवर्ती गहरे सागरों को आंशिक रूप से स्थल से घिरे हुए समुद्रों में पंख अधिक मिलती है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए काला होता है तथा चूने का अंश 35% होता है। इस पंख के अधिकांश निक्षेप अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर तथा बंद सागरों में मिलते हैं। प्रशांत व हिंद महासागर के अधिकांश भागों में भी ऐसा पंख मिलता है। इस पंख का विस्तार लगभग 232 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इस पंख में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा का औसत 32% होता है। इस पंख का जमाव नीली पंख की तुलना में अत्यधिक कम पाया जाता है। इसका निक्षेप पीस सागर, ब्राज़ील के तटवर्ती समुद्र में तथा अटलांटिक महासागर के नितल पर पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं हरी पंख ग्रीन मड। नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग परिवर्तन हो जाने से हरी पंख का निर्माण होता है। इस पंख के हरे रंग का मुख्य कारण ग्लूकोनाइट नामक खनिज के कण हैं। ग्लूकोनाइट लोहे का सिलिकेट होता है जिसका निर्माण जैविक पदार्थों के वियोजन की उपस्थिति में ही संभव है। फोरामिनीफेरा की खोलों में खनिज पाया जाता है और जब इन जीवों के खोल घुल जाते हैं तब ग्लूकोमाइट के छोटे छोटे गोल कण बच जाते हैं जो हरी पंख का निर्माण करते हैं। इस पंख में पोटेशियम 7%, सिलिकेट 50% तथा लोहे अंश की मात्रा भी पाई जाती है। इस पंख का जमाव उन भागों में मिलता है जहाँ समुद्र में गिरने वाली बड़ी नदियों तथा उनके निक्षेपित पदार्थों का अभाव होता है। उत्तरी प्रशांत या उत्तरी अमेरिका के प्रशांत व अटलांटिक तटों के पास, जापान व ऑस्ट्रेलिया के तट तथा दक्षिणी अफ्रीका के मग्न तट हरी पंख के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अब चर्चा करते हैं ज्वालामुखी पदार्थ वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थ भी महासागरों में पाए जाते हैं। इनका निक्षेप सागरों में 2 स्रोतों से होता है। प्रथम, धरातलीय भागों में ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों में विघटन होने से उनका आकार छोटा हो जाता है तथा नदियाँ इन पदार्थों को समुद्र में पहुँचाने का कार्य करती है। बारीक कणों को पवन भी उड़ाकर समुद्र में डाल देती है। दूसरा, महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण प्राप्त पदार्थ सीधे ही सागरीय तली में जमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के जमाव भूमध्य सागर, पूर्वी द्वीप समूह के सागरों तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के जमाव नीले पंख के समान होते हैं जिनका रंग भूरा तथा काला होता है। तीसरा रहते हैं जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों व वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। समुद्र में प्रवाल कीट तथा चूना प्रधान शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके मरणोपरांत इनके कंकाल एवं इनके खोल लहरों के द्वारा विखंडित होकर रेत एवं पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार निर्मित रेत एवं पंख में कैल्शियम कार्बोनेट की भारी मात्रा पाई जाती है, जबकि स्थलजात अवसादों से निर्मित पदार्थों में इसका अभाव मिलता है। गुणों के अनुसार इन पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है नैरेटिक पदार्थ। इस वर्ग में विभिन्न सागरीय जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है, जिनके ऊपर प्राय भूमिज। अब लेते हैं नैरेटिक पदार्थ। इस वर्ग में विभिन्न सागरीय जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है।
जिनके ऊपर प्राय भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोल्स जीव के कोष एवं टुकड़े, रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। तापक्रम, लवणता, धाराओं आदि स्थानीय कारकों का इन पर प्रभाव पड़ता है। पेलेजिक निक्षेप, इसके अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले सेलों से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊज कहते हैं। ये ऊज चूना प्रधान व सिलिका प्रधान होती है, जिनके आधार पर इन्हें दो उप प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है टेरोपोड ऊज। महत्वपूर्ण मोल्स्क जीव टेरोपॉड द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% तक पाए जाते हैं एवं पूर्वी भागों में ओजोर्स के पास, कनारी द्वीप, एंटिलीस, रूम सागर के मध्यवर्ती भाग, अंत्य सागरीय कटक तथा हिंद महासागर में पाया जाता है। ग्लोबिजेरियना ऊज, इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरियन जीव के कोष से होता है। इसका रंग वे सूखने पर सफ़ेद पाउडर के समान होता है, परंतु इसके अलावा रंग नीला, भूरा, पीला तथा हरा भी होता है। ग्लोबिजेरियना ऊज में चूना 64.47%, सिलिका 1.64%, ग्लोबिजेरियना ऊज में चूना 64.47%, सिलिका 1.64% तथा अन्य जीव 33.89% होता है। प्रमुख खनिज ग्लूकोनाइट होता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि खनिज भी मिलते हैं। इस प्रकार के ऊज उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय सागरों में 1500 से 2500 फैथम की गहराई के मध्य पाए जाते हैं। इस ऊज का विस्तार लगभग 12.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर सागरीय क्षेत्र में मिलता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत तथा हिंद महासागर में बहुतायत में इस ऊज का विस्तार मिलता है। ये ऊज ठंडी धाराओं से प्रभावित क्षेत्रों, ठंडे ध्रुवीय जल में तथा स्थलीय जमाव की बहुलता वाले क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। सिलिका प्रधान ऊज, चूने के बजाय सिलिका प्रधान जीवों के अवशेषों से ये ऊज निर्मित होती है। जल में जल्दी ही घुलने की प्रवृत्ति के कारण ये ऊज ठंडे तथा गर्म सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है। पदार्थ के अनुसार ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है रेडियोलेरियन ऊज। ये पंख गहरे समुद्रों में 4000 से 10,000 मीटर की गहराई पर उपलब्ध होती है। इसका निर्माण रेडियोलेरिया, डाइटम तथा फेरामिनीफेरा जीवों के अवशेषों से होता है। इस ऊज में सिलिका अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम होता है। ये ऊज प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तथा अटलांटिक महासागर में छिटपुट रूप में पाई जाती है। डाइटम ऊज, ये ऊज डाइटम तथा स्पंज जैसी सूक्ष्म वनस्पति के अवशेषों से निर्मित होती है। इसका रंग हल्का पीला या मटमैला होता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक होता है। कैल्शियम का अंश केवल 3 से 30% तक होता है। डाइटम ऊज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में 1200 से 4000 मीटर की गहराई तक डाइटम ऊज अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं अजैविक पदार्थ, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण सागरों में स्थित खनिजों व पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण होने से कई अकार्बनिक खनिज तथा तत्व महासागर में जमा हो जाते हैं। इनमें प्रमुख है डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फेट तथा पाइराइट आदि। सागरों में पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना मिश्रण हो जाता है कि उनमें विभाजन करना कठिन हो जाता है। अजैविक निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। पहला है लाल मृत्तिका। अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समुद्रों के गहनतम भागों में ये सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके निर्माण में जीवावशेष, ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों का अंश, फ्यूमिस, व्हेल मछली के कान की हड्डियाँ, शार्क मछली के दांत आदि पाए जाते हैं। इनमें एल्युमिनियम सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाल मृत्तिका कोमल, लचीली व चिकनी होती है तथा सूखने पर लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाती है। इसमें कैल्शियम
70% सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.39% तथा अन्य खनिज 85.35% पाए जाते हैं। लाल मिट्टी समुद्र में अधिकतम गहराई 4000 मीटर से अधिक पर पाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र अटलांटिक महासागर में 40%, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विस्तार 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी अधिक सागरीय तली पर मिलता है। उल्का धूलि। अंतरिक्ष से बाहर उल्का से प्राप्त ये पदार्थ सूक्ष्म धूल के रूप में स्थल व जल पर गिरते हैं। इसमें अधिकांश धात्विक तथा सिलिकेट के कण पाए जाते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोन से 0.5 मिलीमीटर व्यास का होता है। प्रशांत महासागर में इनका सर्वाधिक मात्रा में वितरण मिलता है। ये आज अपन ने महासागरीय निक्षेपों के बारे में चर्चा की।